कलम बनाई जाती थी, पेन बनाए जाते थे और फिर उससे इंक में डिप करके उसे लिखा जाता था। ठीक है, अब जब किसी एम्पायर की जो कैपिटल होती है, अगर कोई इसको कैप्चर कर लेता है तो आप ये समझ लिए कि आधी कहानी तो खत्म। कोई राजा ने किसी राजा पर अटैक करके, दूसरे राज्य पर अटैक करके उसके सारी जनता, उसका सारा राज्य उसके अंडर में ले लिया करते थे। लोगों को स्लेव बनाकर अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने राज्य में काम करवाया करते थे। लेकिन फर्स्ट 2 सेंचुरी में तो ऐसा हुआ ही नहीं ना। चीजें जो है वो स्मूथ तरीके से चल रही थी। ये चीजें तो बाद में हुई ना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट। एक ऐसे एम्पायर के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। 3 कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से फैला, तो बहुत बड़ा एम्पायर था। और ये एम्पायर कौन सा था? इस एम्पायर का नाम था रोमन एम्पायर। क्या नाम था? रोमन एम्पायर। तो इस पूरे चैप्टर में हम रोमन एम्पायर, ठीक है, रोमन एम्पायर और साथ साथ में ईरान के भी बारे में जानते हुए चलेंगे। ठीक है, ये था रोमन एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट में घिरा हुआ था। मतलब 3 कॉन्टिनेंट से 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। ये कौन से 3 कॉन्टिनेंट थे? तो ये 3 कॉन्टिनेंट थे कौन से? अफ्रीका, एशिया, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इन 3 कॉन्टिनेंट में, इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स होते हैं, इन 3 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में इतना ये ज्यादा फैला हुआ था। क्या? रोमन एम्पायर। तो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में रोमन एम्पायर और साथ साथ में ईरान के बारे में भी जानते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इसमें हम टाइमलाइन के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपके टाइमलाइन से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के डिक्लाइनेशन होने के बाद क्या क्या चीजें दोबारा से, मतलब एक तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो यहां पर हम टाइमलाइन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? नियो बेबीलोनिया एम्पायर की। तो ये जो था मेसोपोटामिया का, तो आपको पता है कि इसकी जो कैपिटल थी बेबीलोनिया, जहां पर कमर्शियल जो एक एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती थी इस बेबीलोनिया में। ठीक है, और ये जो है नियो बेबीलोनिया जो एम्पायर है, तो ये किस लिए जाना जाता था? ये अपने एक बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर यहाँ पे हुआ करते थे, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह बने हुए थे, तो ये इसलिए फेमस था। और इसका टाइम पीरियड बताया गया 626 BCE। अगर हम बात करते हैं किसकी? एक्मेनिद की, तो एक्मेनिद जो है, इनका टाइम पीरियड दिया गया है। ये बच्चे एक पर्शिया का क्या था? पर्शिया का, ठीक है, पर्शिया का क्या था? पर्शियन डायनेस्टी थी एक ये। ठीक है, पर्शियन डायनेस्टी, राइट। तो इसका टाइम पीरियड बताया गया है 539 BCE। ठीक है, पर्शियन डायनेस्टी थी ये, जो कि आज जो है ईरान में इसको माना जाता है। और अब बात करते हैं किसकी? अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा वॉरियर था जो कि कहते हैं ना कि एक तरह से कसम खाई हुई थी कि मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले, पूरी दुनिया पर राज करने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना क्रिएट कर दिया था और इनका टाइम बताया गया है 335 BCE। अब हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा जो रेड कलर का एम्पायर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर द एम्पायर ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये पूरा का पूरा। एंड हिज द कंक्वेस्ट कोर्स फ्रॉम द ग्रीस टू इंडिया टू बेबीलोनिया 334 टू 323 BC। ये पूरा का पूरा एम्पायर ये था किसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं, देखो बच्चे, इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को हम बहुत ही शॉर्ट में एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने इसके टॉपिक वाइज भी वीडियो बना दी है, जाकर के डिटेल में समझना है तो टॉपिक वाइज डिटेल में समझ लीजिएगा। इस सेशन के अंदर हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से जो छोटे छोटे, मतलब एक क्विक रिवीजन लेकर जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है ना? क्लियर है? तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उससे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं किसकी? जूलियस सीजर की। तो जूलियस सीजर कौन थे? ये वहां के एम्परर थे। ठीक है, और जिनका जो अडॉप्टेड सन थे कौन थे? अगस्टस थे, अगस्टस ऑक्टोवियन, राइट। तो इनके बाद में अगस्टस ऑक्टोवियन जो है वो राजा बनते हैं। और जूलियस सीजर कौन थे? अगस्टस के आप बोल सकते हो फादर थे। तो 1st सेंचुरी में इनका टाइम पीरियड बताया गया है 1st सेंचुरी BC। अब हम बात करते हैं, ये अगस्टस का पूरा एम्पायर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? रोमन एम्पायर की। तो रोमन एम्पायर 27 BCE से रोमन एम्पायर में जो है वो डायनेस्टीज का रूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देख लिया है, उसको एक तरीके से चीजों को थोड़ा सा हम रिलेट कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि हम इसमें जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से हम आगे की चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है,
117 में ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर के बारे में बताया हुआ है। अब देखो, अगर रोमन एम्पायर के बारे में डायरेक्शंस में अगर उसकी आइडेंटिटी बताई जाए, उसका ज्योग्राफिकल फीचर बताया जाए, तो ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके नॉर्थ साइड में देखें, यानी कि रोमन एम्पायर के नॉर्थ साइड में देखें, तो नदर्न साइड में दो रिवर फ्लो करती थी, फेमस रिवर, एक तो थी राइन, ठीक है, राइन और डेन्यूब, ठीक है, राइन और डेन्यूब, ये दो रिवर फ्लो किया करती थी पूरे इसके जो आपका रोमन एम्पायर है उसके नॉर्थ साइड में। अब बात करते हैं किसकी, साउथ साइड में। साउथ साइड में इसमें क्या था, साउथ साइड में इसमें सहारा डेजर्ट था। क्या था बच्चे, सहारा डेजर्ट, राइट। और अगर इसके हम किसकी बात करते हैं, ईस्टर्न साइड की, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं किसकी, ईस्टर्न साइड की, तो यूफ्रेट्स, यानी कि जिसको हिंदी में फरात नदी कहते हैं या यूफ्रेट्स रिवर कहते हैं, ठीक है, राइट। तो ये फरात नदी यहां पर फ्लो करती थी, ठीक है। तो ये इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स है। अब हम बात करते हैं किसके आगे की, कि इस पूरे रोमन एम्पायर को हमने कैसे जाना, क्या क्या रिसोर्सेज कलेक्ट किए हमारे हिस्टोरियन ने, जिसके बिहाफ पर उन्होंने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, हिस्ट्री में इनको मेंशन किया। तो वो कौन से दस्तावेज को, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लगे, टेक्स्ट जो पुराने टाइम में लिखे जाते थे, कि मान लो उन्होंने रोमन एम्पायर के बारे में जो भी कुछ, जहां से भी वो टेक्स्ट बुक मिली, तो उससे पढ़ करके हमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि उस टाइम में ऐसा हुआ करता था। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले, कुछ हमें जो मटेरियल्स होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, उनके रुइंस मिले। तो इन सब से जाकर के हमें पता चलता है कि रोमन साम्राज्य ऐसा था, रोमन एम्पायर ऐसा था, उसमें ये चीजें होती थी। तो हम बात करते हैं मेन सोर्सेस ऑफ द एविडेंस। तो रोमन जो एम्पायर था, उनके मेन, उसको जानने के लिए जो मेन एविडेंसेस थे वो कौन कौन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, टेक्स्ट की। तो एनल्स, लेटर्स, स्पीचेस एंड सरमन्स, लॉज एटसेट्रा। तो जहां मतलब रोमन एम्पायर में जो भी लेटर्स होते थे, एनल्स होते थे, ठीक है, और साथ साथ में जो स्पीचेस होती थी और सेरेमन्स होते थे, जैसे जो कोई उपदेश देते थे, और लॉज बने हुए थे, तो उनसे पता चलता है कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर फॉलो किया जाता था। जैसे मान लीजिए किसी राजा ने किसी दूसरे राजा को लेटर लिखा, क्या लेटर लिखा, किस तरह की उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हुआ करती थी, क्या मैसेज वो करना चाहते थे, राइट। और अगर हम बात करते हैं किसकी, डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में इंस्क्रिप्शंस, पपायरस। पपायरस क्या होता है बच्चे, पपायरस ना एक तरह का प्लांट होता है, आप लगा लो कि शुगर केन टाइप का एक प्लांट होता है। तो उसमें क्या होता था, उससे जो है वो इंक ऐसे बनाई जाती थी, मतलब कलम बनाई जाती थी, पेन बनाए जाते थे, और फिर उससे इंक में डिप करके उससे लिखा जाता था, ठीक है। और जो ये होते हैं पपायरोलॉजिस्ट होते हैं, तो एक तरह का क्या होता था, ये पपायरस जो है ना, मतलब एक तरह का लिखने वाला होता था, और उसको जो पेड़ों की छाल होती है उसके ऊपर लिखा जाता उस पेन से, पपायरस से, ठीक है। तो इनको रीड करने वाले को क्या कहा जाता है, इनकी स्टडी करने वालों की, यानी कि पपायरस पर लिखे हुए कंटेंट को स्टडी करने वाले पर्सन को क्या कहा जाता है, पपायरोलॉजिस्ट। क्लियर हो गया, पपायरोलॉजिस्ट। अब आता है मटेरियल रिमेन्स, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, कॉइन्स, मोसेक्स एंड द लैंडस्केप। इनसे भी हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर में इस तरह के बिल्डिंग्स होते थे, मॉन्यूमेंट्स होते थे, मोसेक्स होते थे, ठीक है, पोट्री होती थी। तो जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले उस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें किसकी, इंडिया के हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो वहां से काफी सारे हमें आर्टिफैक्ट्स मिले। हालांकि उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाए आज तक, लेकिन उनके जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले, जो भी एविडेंसेस मिले, उनको एज्यूम करके बताया जा सकता है कि इस तरह की कोई सिविलाइजेशन रही होगी। सेम ऐसे ही वहां के जितने भी हमें बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पॉटरी, कॉइन्स और मोसेक्स और लैंडस्केप मिले, तो इससे पता चलता है कि इस तरह का वहां पर एनवायरमेंट रहा होगा। अब बात करते हैं रोमन एम्पायर के फाउंडेशन की। तो रोमन एम्पायर के फाउंडेशन में हम क्या करने वाले हैं, इनिशियली सबसे पहले जो रोमन एम्पायर था ना, उसमें मोनार्की सिस्टम फॉलो किया जाता था। मोनार्की सिस्टम होता है जिसमें पूरी की पूरी पावर एक राजा के हाथ में होती है, वही रूल बनाता है, वही सारे रूल्स, कानून जो भी होते हैं वो सारी चीजें उनके हाथ में होती है। तो ये हुआ था 8th सेंचुरी बीसी में, ठीक है, स्टैब्लिश इन द। तो ये जो मोनार्की सिस्टम था, इनिशियली रोमन वॉज मोनार्की विच वॉज एस्टैब्लिश 8th सेंचुरी बीसी, जो कि 8th सेंचुरी में इसकी फाउंडेशन हुई थी, और तभी से इसमें मोनार्की सिस्टम को फॉलो किया जाता था। द मोनार्की बिगेन विद द फाउंडिंग ऑफ द रोमन इन 753 बीसी। 7, अब ये देखो सेंचुरी क्या है, 8th सेंचुरी, और ईयर क्या है 7। तो जब हम ईयर में 1 प्लस कर देते हैं तो बच्चे वो सेंचुरी बन जाती है, ठीक है। और जब रोमन एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया, तो जब सबसे पहले इसमें जो भी एम्पायर रूल करता था, जो भी एम्परर इस पर रूल करता था, तो वो मोनार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रूल किया करता था। अगर हम बात करें किसकी, बाद के जो है रिपब्लिक ऑफ रोम,
तो इसमें क्या होता था कि लोग जो है इस मोनार्की सिस्टम से, कहते हैं ना कि बहुत चीज जब किसी की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसमें चेंज होते हैं, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, रिबेल्स किए, तो इसके चलते क्या होता है, मोनार्की सिस्टम को रिमूव कर दिया जाता है और फिर इसमें रिपब्लिकेशन आ जाती है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट्स जो है वो लोग चुनते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं। जैसे आज के टाइम में अगर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू यानी कि वोट दे करके अपनी गवर्नमेंट को जैसे इलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं था, लेकिन हाँ कुछ पावर जो है वो लोगों को दी गई थी और लोग ही उसमें क्या करते थे, अपने राजा को इलेक्ट किया करते थे। तो मोनार्की वॉज डिस्प्लेस्ड, मोनार्की को डिस्प्लेस कर दिया गया बाय द रिपब्लिक इन द, कब रिप्लेस किया गया, ये किया गया था 509 BC में, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ द रोम वाज रूल्ड बाय द सीनेट। अब ये जो रिपब्लिक रोम जब रिपब्लिक हो गया था, यानी कि कुछ लोग, चुनिंदा लोग होते थे, वो क्या करते थे, अपने रूलर को इलेक्ट किया करते थे। अब वो चुनिंदा लोग कौन से होंगे, तो वो होंगे सीनेट। अभी सीनेट क्या होता है बच्चे, ये होता है 14 मेंबर का एक ग्रुप होता है, ठीक है, 14 मेंबर्स का ग्रुप होता है। और वो मेंबर्स भी कैसे होते थे, वो रिच मेंबर्स होते थे। सीनेट वाज द बॉडी, ये सीनेट जो है वो एक ऐसी बॉडी होती थी, एक ऐसा ग्रुप होता था जिसमें की बॉडी डोमिनेटेड बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ द वेल्दी फैमिली, जिसमें की वेल्दी फैमिली से यानी कि रिच फैमिली से लोग वहां पर इलेक्ट किए जाते थे। नोबिलिटी ऑफ द इटालियन डिसेंडेड, मतलब कि इतने सारे रोमन एम्पायर में बहुत सारी ऐसी रिच फैमिली होती थी, लेकिन उनमें से जो है 14 मेंबर की कमेटी बनाई जाती थी, टीम बनाई जाती थी, जिसको सीनेट कहा जाता था। और ये सीनेट क्या काम करती थी, ये राजा को एडवाइस देने का काम करती थी, एम्परर को एडवाइस देने का काम किया करती थी। बिना इनकी एडवाइस के, बिना सीनेट मेंबर्स की एडवाइस के राजा अपने आप, रूलर अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था। क्लियर हो गया। तो इनकी एडवाइस से ही वो जो है, एक तरह से आप कह सकते हो 50-50 का रेशो था, तो इनकी एडवाइस पर ही वो रूल किया करते थे, मतलब कोई भी डिसीजन लिया करते थे। रोमन एम्पायर, अब रोमन एम्पायर को देखो दो भागों में बांटा गया है, टू फेसेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट था कौन सा, अर्ली रोमन एम्पायर, और सेकंड होता है आपका लेट रोमन एम्पायर। अर्ली वाला फेज तो पढ़ लिया हमने, जैसे मेसोपोटामिया के डिक्लाइनेशन को होने के बाद फिर ये अर्ली फेज चल जाता है, लेकिन अर्ली फेज के बाद इतनी इसमें डेवलपमेंट नहीं देखी गई। लेकिन हाँ, लेट रोमन एम्पायर में बहुत सारी डेवलपमेंट देखी गई, जैसे कि इसको भी 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक तो था आपका इसमें वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, वेस्टर्न एम्पायर। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या था, इस लेट रोमन एम्पायर को आप ये समझिए, ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर है, तो इसको एक डायरेक्शन में दे दिया गया वेस्टर्न में और एक दे दिया गया ईस्टर्न में, ठीक है। ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया और ये आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो लेट रोमन एम्पायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरा क्या था आपका ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिस पर बेंजाटाइन एम्पायर जो है वो रूल किया करती थी। कहां पर, ईस्टर्न वाले पर। 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा कि ईस्टर्न एरिया में यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर में कौन रूल किया करते थे, बेंजाटाइन। इसी को ही बेंजाटियम एम्पायर भी कहा जाता है, ईस्टर्न वाले पार्ट को, ईस्टर्न वाली डायरेक्शन को, राइट। ये पूरा का पूरा मैप ऐसा आपके एनसीईआरटी में दिखाया होगा, इस तरीके का मैप, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो ईस्ट और वेस्ट दो दिखाए गए ना, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो अर्ली एम्पायर, तो जब रोमन एम्पायर को फाउंड किया गया, मतलब रोमन साम्राज्य की जब फाउंडेशन रखी गई थी, स्टैब्लिश कर दिया गया था, सबसे पहले जो डायनेस्टी आई इसमें किस तरह से रूल किया करती थी, तो स्टैब्लिश द एम्पायर। तो अगस्तस, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अगस्तस ऑक्टोवियन की वाज द अडॉप्टेड। तो सबसे पहले हम इनको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ये कौन थे, ये थे अडॉप्टेड सन ऑफ द जूलियस सीजर। बच्चे जूलियस सीजर कौन था, जूलियस सीजर वहां का रूलर था, जो कि सीनेट के कहने पर ही रूल किया करते थे। मतलब ये एक तरह से रूल बन गया था कि सीनेट के एडवाइस पर ही राजा रूल किया करेगा और तभी वो उसमें अपना डिसीजन दे सकता है, फाइनल डिसीजन दे सकता है, ठीक है। यानी कि आप ये समझिए एक तरह से वो इनडायरेक्टली ही रूल किया करती थी सीनेट, ठीक है। वो तो एक कागजी, आप ये लगा लो कि एक तरह से वो स्टैंप थे लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये राजा थे, लेकिन पूरा का पूरा काम कौन करती थी, वो सीनेट बॉडी किया करती थी। क्लियर है। तो इसमें अगस्तस जो है, अगस्तस ऑक्टोवियन वाज द अडॉप्टेड सन, ये दत्तक पुत्र थे किसके, जूलियस सीजर के। और जूलियस सीजर का मर्डर भी ये जो सीनेट के वो थे ना, जो मेंबर्स थे, उन्हीं में से 2-3 मेंबर से मिलकर इनका मर्डर कर दिया था, ठीक है। शायद आपने क्लास 10th की जो वो होती है ना
इंग्लिश की बुक होती है, तो उसमें ये जूलियस सीजर का पूरा ये सीन दिया हुआ है, किस तरीके से जूलियस सीजर ने उनके सीनेट के अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट लेकर के और कोई डिसीजन दिया। ये बात जो है सीनेट को पसंद नहीं आई और उसके चलते उनका मर्डर कर दिया जाता है। उनके बाद जूलियस सीजर के बाद उसका जो बेटा होता है, इसका जो अडॉप्टेड सन होता है अगस्टस जिसका नाम था, तो वो फर्स्ट एम्परर बनता है। कब? रोमन एम्पायर में 27 BC में। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगस्टस स्टैब्लिश द रेजाइम कॉल्ड द प्रिंसिपेट। अगस्टस अपने आप को प्रिंसिपेट कहा जाता था, प्रिंसिपेट कहता था। अब प्रिंसिपेट का मतलब होता है कि वो एक्चुअल रूलर नहीं है। एक्चुअल रूलर कौन होता है? जिसके हाथ में पूरी पावर होती है, ठीक है, और जो बिना किसी बॉडी के अपने आप खुद से डिसीजन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर तो सीनेट वाला सिस्टम था ना, सीनेट एडवाइस करेगी तभी जाकर वो राजा अपना एडवाइस करेगा। तो वो कहता था कि मैं पूरी तरीके से अपने आप को राजा नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं किसी के एडवाइस पर ही काम कर रहा हूं, राइट। तो इस तरीके से फ्रॉम द 509 to 27 BC रोम वाज द रिपब्लिक इन विच द रियल पावर ऑफ द एम्पायर ले विद द सीनेट। तो मैंने क्या कहा, यही कहा ना कि 509 से लेकर 27 BC तक, यानी कि अगस्टस के पीरियड तक ये जो सीनेट है वही एक तरह से इनडायरेक्टली रूल किया करती थी और यही राजा को एडवाइस किया करती थी। अब हम बात करते हैं किसकी? बात करते हैं अपने आगे की, राइट। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। अब देखो, कोई भी जब कोई रूल कोई किसी एम्पायर में हो या किसी कंट्री में हो या किसी स्टेट में हो, तो जब वो रूल करता है तो सबसे पहले उसमें क्या आता है? सबसे पहले उसमें आता है एम्परर, ठीक है। सबसे पहले आता है एम्परर और फिर आता है सीनेट और फिर आता है क्या? फिर आता है आर्मी। अब ये सीनेट का मतलब क्या है कि आज के टाइम में सीनेट है, बिल्कुल है, लेकिन आज इसका नाम चेंज कर दिया है। जैसे गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी टीम होती है ना, जैसे IAS ऑफिसर्स हो जाते हैं, वो गवर्नमेंट को एक तरह से गाइड करते हैं कि हमें किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ लॉस होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा, तो बताती है ना, और एक तरह से वो गवर्न भी करती है, राइट। तो सबसे पहले ये क्या होता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है कि सबसे ऊपर कौन होता है? एम्परर होता है, फिर उसके नीचे कौन होता है? सीनेट होता है जो उसको एडवाइस करती है, और फिर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है आर्मी। इन तीनों के बेस पर ही किसी भी एम्पायर को या किसी भी कंट्री को जो है वो रन किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? थर्ड अर्ली एम्पायर की, जो कि 3rd सेंचुरी क्राइसिस में हम बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या था, 230s में जो है वो, अभी तक तो अगस्टस के पीरियड तक तो ठीक है, सारी चीजें ठीक ठाक से चलती रही, कोई किसी तरह का कोई वॉर नहीं हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए थे, बैटल्स नहीं हुए थे, चीजें बहुत स्मूथ तरीके से चलती रही। लेकिन 3rd सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुई तो उसमें क्राइसिस आने स्टार्ट हो गए, और क्राइसिस में साथ साथ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 230s में के दशक में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लग गए थे, वॉर्स होने लग गए थे, बैटल्स होने लग गए थे, मतलब एक दूसरे से लोग जो हैं वो लड़ने लग गए थे, एक राजा दूसरे राजा के साथ में बैटल वगैरह होने शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं 225 की, तो 225 एक बहुत ही आक्रामक, मतलब एक बहुत ही क्या बोलते हैं, खतरनाक या डेंजर जो वो थी डायनेस्टी थी, वो उभर कर सामने आती है। मतलब एक पावरफुल जो शक्ति थी, एक पावरफुल जो एम्पायर था, वो धीरे धीरे राइज होने लगता है, और इस पावरफुल डायनेस्टी का नाम था ससानियन डायनेस्टी। और ये ससानियन डायनेस्टी कौन सी कहां की डायनेस्टी थी? ये ईरान की डायनेस्टी थी, जो कि रोमन एम्पायर को टक्कर देने के लिए तैयार हो रही थी, ठीक है। उसने क्या किया, इसमें एक राजा थे, ससानियन के राजा थे, जिसका रूलर थे, जिसका नाम था शापुर। शापुर खुद क्लेम करता है कि उसने रोमन एम्पायर के 6 लाख सैनिकों को खुद मार गिराया, उनका सफाया कर दिया, ठीक है। और उनकी जो ईस्टर्न कैपिटल थी, जिसका नाम था अंताकिया, ठीक है, जिसका नाम था अंताकिया, उसको कैप्चर कर लिया। अब जब किसी एम्पायर की जो कैपिटल होती है, अगर कोई इसको कैप्चर कर लेता है तो आप ये समझ लिए कि आधी कहानी तो खत्म, ठीक है ना। तो वो चीज उनके हाथ में लग जाती है। तो इसने क्या किया, शापुर ने अंतकया को, मतलब 6 लाख सैनिकों को मारकर, और रोमन एम्पायर की ईस्टर्न कैपिटल जिसका नाम था अंतकया, उसको कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट आता है 233 से लेकर के 250 तक एक और, ये जो जर्मनिक ट्राइब है, इन्होंने क्या किया, रोमन एम्पायर के जहां पर साउथ में ये जो आपके नॉर्दर्न एरिया में जो राइन और डैन्यूब के आसपास के जो क्षेत्र थे, एरियाज थे, वहां पर अटैक करके धीरे धीरे उनको कंक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ना 3rd सेंचुरी में किस तरह से क्राइसिस हो रहे हैं। क्राइसिस का मतलब किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, किस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं हुए थे। अब ये देखिए 27 ईयर में टोटल 25 रूलर चेंज हो चुके थे बार बार,
एक रूलर जाता, तब तक वो संभलता, तब तक उसका खात्मा कर देते, फिर दूसरा रूलर आ जाता। मतलब अटैक कर रहे थे बार बार कौन, ये जर्मनाइट जो ट्राइब थी, ये बार बार ये रोमन एम्पायर पर अटैक करती थी, उनको नुकसान पहुंचाती थी, उनके राजा को मार देती थी, उनको हरा दिया करती थी। तो बार बार जो इनके सक्सेसर्स थे वो चेंज हो रहे थे, और स्टेबिलिटी ना होने की वजह से रोमन एम्पायर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा था। किसी अगर कंट्री में, किसी एम्पायर में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, अगर गवर्नमेंट एक मतलब रुकती है, वो अपना कार्यकाल, वो अपना टेन्योर कंप्लीट करती है, तभी तो जाकर के वो जो प्लान्ड चीजें हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना। अब प्लान किया है कि हमें देश को तरक्की पर लेकर जाना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रही तो वो प्लान धरा का धरा रह जाएगा। एक गवर्नमेंट आएगी, तब तक वो उसको समझेगी चीजों को, तब तक वो उसका हटने का टाइम आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में क्या है, हमने ये तीन चीजें, मतलब ये बहुत ही तीनों चीजें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक एम्परर हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया सीनेट, और तीसरा हो गया आर्मी, राइट। और अब क्या करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द अर्ली एम्पायर। तो फर्स्ट 2 सेंचुरी वर द वेरी स्टेबल, तो पहली 2 सेंचुरी में ठीक है स्टेबिलिटी थी, ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम द एनी सिविल वॉर, और उसमें कोई सिविल वॉर वगैरह नहीं हुए थे। सिविल वॉर का मतलब होता है शीत युद्ध वगैरह होता है, ठीक है। तो जैसे कोई राजा के अगेंस्ट होता है कि कोई राजा का डिसीजन उनको समझ नहीं आ रहा, तो आर्मी में भी कई बार रिबेल्स हो जाते थे, ठीक है, और रिबेल्स कर करके वो अपनी डिमांड को पूरा करवाते थे। इसी वजह से वो जो फ्लक्चुएशन थी वो देखी जा रही थी। लेकिन फर्स्ट 2 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 69 सीई में 4 emperors mounted the throne in the quick succession amidst the situation of the turn। तो धीरे बार बार जो है वो चीजें चेंज हो रही थी, सक्सेसर चेंज हो रहे थे। ओवरऑल द रोमन एम्पायर वॉज वेरी स्टेबल एंड द फ्री फ्रॉम द सिविल वॉर। और इसी वजह से, स्टेबिलिटी होने की वजह से चीजें सारी स्मूथ तरीके से चल रही थी, अच्छी तरीके से चल रही थी, और चीजें जो है वो अपने एरिया में या जो अपने एम्पायर पूरे के पूरे अपने राज्य में डेवलपमेंट देखने को मिल रही थी लोगों को। द लॉ ऑफ सक्सेशन। अब ये जो सक्सेशन का लॉ है, सक्सेशन का मतलब होता है किसको थ्रोन दिया जाए, किसको राज सिंहासन दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया था। रूल क्या था, सक्सेशन टू द थ्रोन वाज बेस्ड ऑन द फैमिली डिसेंडेंट। तो जैसे किसी कोई राजा होता है, उसका बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, उनकी डेथ के बाद उनका बेटा राजा बनेगा। लेकिन अगर किसी राजा का कोई मेल सक्सेसर नहीं होता था, तो वो मेल सक्सेसर को लेने के लिए अडॉप्ट भी कर लिया करता था कई बार। जैसे हमने जूलियस सीजर के बेटे अगस्तस को देखा, वो अडॉप्टेड सन थे ना। तो ऐसे ही राजा की डेथ के बाद में उसका अडॉप्टेड सन भी थ्रोन को एक्वायर कर सकता था, थ्रोन को ले सकता था, और वो राजा बन सकता था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पूरे रोमन साम्राज्य में, पूरे रोमन एम्पायर में किस तरह की लैंग्वेज को बोला जाता था, कितनी तरह की लैंग्वेजेस को बोला जाता था। यहां पर देखिए, रोमन एम्पायर वाज द वेरी डाइवर्स। जैसे हमारा इंडिया है ना, डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया के अंदर, तो ऐसे ही रोमन एम्पायर में काफी सारे लोग, अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे, ठीक है। तो हैंस द मेनी लैंग्वेज वाज बीइंग स्पोकन, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी, बट द ऑफिशियल लैंग्वेज वर लैटिन एंड द ग्रीक। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, लैटिन और ग्रीक। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और बहुत बार कहीं ना कहीं से देखते भी होंगे कि ये जो है वर्ड रोमन इसके ग्रीक भाषा से, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से इमर्ज हुआ है, ये लैटिन वर्ड है, राइट। तो इस तरीके से लैटिन और ग्रीक आपने काफी सारे वर्ड सुने होंगे कि ये वर्ड लैटिन भाषा से इमर्ज हुआ है, ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से इमर्ज हुआ है, ऐसे काफी सारे कुछ आपने वर्ड सुने होंगे। तो ये जो है रोमन एम्पायर की जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी, डिक्लेयर कर दिया कि अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन और ग्रीक होगी, राइट। सारे ऑफिशियल वर्क होंगे वो इन दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। वेस्ट इफ द तो वेस्टर्न साइड में क्या बोला जाता था, तो मैंने बताया ना कि रोमन एम्पायर को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक ईस्टर्न साइड में और एक वेस्टर्न साइड में। तो वेस्टर्न साइड में कौन सी लैंग्वेज स्पीक की जाती थी, लैटिन, और ईस्टर्न साइड में कौन सी लैंग्वेज स्पीक की जाती थी, ग्रीक स्पीक की जाती थी। क्लियर। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा आपको आइडिया लग गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो राइवलरी विद द पर्शिया। अब हम बात करेंगे किसी ईरानियन की, ठीक है। अब इनकी राइवलरी कैसे इन पर्शिया से, यानी कि ईरानियन से बढ़ती है। तो रोमन्स एंड द पर्शियन वर द 2 सुपर पावर, ठीक है। अब ये 2 महाशक्तियां एक दूसरे से क्या होती हैं, एक दो साइड बाय साइड जो है इमर्ज होने लगती है। वो उससे ज्यादा सुपर, वो उससे ज्यादा सुपर डुपर। इस तरीके से दोनों में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, बैटल्स, वॉर, इस तरह से चलते रहते हैं।
तो रोमन एंड द पर्शियन वर द टू सुपर पावर एग्जिस्टेड साइड बाय साइड. पर्शियन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू मिडल ईस्ट एंड द अफगानिस्तान. ये जो पर्शियन एम्पायर था बच्चे, पर्शियन एम्पायर जो था ये कहां से कहां तक फैला हुआ था? ये सेंट्रल एशिया से मिडल ईस्ट और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था. आपने इंडिया का मैप देखा है ना, तो इंडिया का मैप जहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान है यहां तक फैला हुआ था, सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था पूरी तरीके से. कौन सा? ये था आपका पर्शियन एम्पायर. एज कंपेयर टू रोमन एम्पायर द पर्शियन एम्पायर वॉज लेस डाइवर्स. जो पर्शियन एम्पायर था ना वो रोमन एम्पायर के कंपैरेटिवली क्या था, उसमें जो डाइवर्सिटी थी वो कम थी, इसलिए वहां पर रूल करना बहुत इजी था और लोगों को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस किया जा सकता था. तो वहां पर इतने ज्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होते थे अच्छे तरीके से. मतलब ये तो नहीं कि पूरी तरीके से शांति थी, लेकिन जितना रोमन साम्राज्य में, रोमन एम्पायर में जितनी डाइवर्सिटी थी उतनी पर्शियन जो है एम्पायर में नहीं थी. राइट. अब हम क्या करेंगे, जेंडर के बारे में बात करते हैं. तो वहां पर रोमन एम्पायर की बात हो रही है कि रोमन एम्पायर में न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी. ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है सिंगल फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे रहा करते थे. लेकिन साथ साथ में इनके सर्वेंट्स को भी, इनमें स्लेव्स को भी इनको फैमिली के अंदर ही इंक्लूड किया गया था. वुमेन को पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो फ्रीडम दी गई थी कि शादी होने के बाद वो अपने फादर की प्रॉपर्टी की सक्सेसर बन सकती थी. मतलब फादर की प्रॉपर्टी का उनको भी हिस्सा मिल सकता था. तो ऐसा रोमन एम्पायर में देखा गया था. ठीक है. फादर आफ्टर हर मैरिज एंड एंजॉय द कंप्लीट लीगल इंडिपेंडेंसी. उसको कंप्लीटली कानूनी तौर पर उसको इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम दी गई थी कि तुम अपने तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर सकती हो. ठीक है. मेल्स मैरिड, मेल्स की यहाँ पर एज बताई गई है कि उनकी शादी करने की जो एज होती थी वो कितनी होती थी, 20 या 30 में कर देते थे. ठीक है. तो 20 से 30 की उम्र में उनकी शादी हो जाती थी. और फीमेल का यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो बताया गया है वो टीनेज में बताया गया है, जैसे 13 से लेकर 19 और 20 तक उनकी शादी हो जाती थी. ठीक है. दिस एज गैप एनकरेज द सर्टेन इक्वालिटी. लेकिन ये जो देख रहे हो ना, ये जो एज गैप देख रहे हो कि यहाँ पर 20-30 और इधर जो है वो टीनेज है, तो ये जो एज गैप देख रहे हो एक तरह से ये इनइक्वालिटी को शो करता है कि इतनी इनइक्वालिटी क्यों थी, इतना पार्शियलिटी क्यों थी उनके साथ में कि फीमेल की एज इतनी रखी गई और मेल की इतनी रखी गई. तो डाइवोर्स वॉज द रिलेटिव इजी. ठीक है. तो डाइवोर्स भी इजीली हो जाया करता था कि अगर दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं है, दोनों एक दूसरे की नहीं बनती है, तो डाइवोर्स वगैरह भी हो जाया करते थे. ठीक है, इजीली हो जाया करते थे. नाउ लिटरेसी. तो लिटरेसी में क्या पढ़ने वाले हैं? द कैजुअल लिटरेसी रेट वेराइड द जेंटली बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. ठीक है. तो एम्पायर के डिफरेंट पार्ट में ये लिटरेसी रेट देखा गया. कहीं पर कम था, बहुत ही कम था. मतलब इतना ज्यादा नहीं था कि 100% या 90% या 50-60%. बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे होते थे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द पॉम्पी हैड द वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी. तो पॉम्पी में क्या होता था? कैजुअल लिटरेसी होती थी, मतलब ठीक ठाक थी. एडवर्टाइजमेंट एंड द ग्रिफ्टी फाउंड ऑल ओवर द सिटी. ठीक है. तो एडवर्टाइजमेंट, जो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं उनमें कुछ लिखा होता है, आपने भी देखा होगा ना. इससे ये पता चलता है कि वहां पर पढ़े लिखे लोग थे. और ये जो लिखने का काम करते थे इनको कहा जाता था स्क्राइबर्स कहा जाता था. हर किसी को लिखना नहीं आता था, तो जो स्किल्ड पर्सन होते थे उन्हीं को ही राइटिंग का काम दिया जाता था. तो ऑन द अदर हैंड इन द इजिप्ट वेयर द पपायर. अब हम इजिप्ट की बात करते हैं जहां पर पपायरस नाम का वो जो प्लांट पाया जाता था उसी से ही पेन बनाया जाता था और लिखा जाता था. तो वेयर द पपायरस इज ग्रोन मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट यूजुअली रिटन बाय द प्रोफेशनल स्क्राइब्स. अब ये जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते थे ना, ये जो स्किल्ड पर्सन होते थे, लिखने का काम करते थे, उन्हीं के द्वारा ही लिखा जाता था. और इनके लिखे हुई चीजों को, जैसे इन्होंने पेड़ों की छाल जो होती है ना उस पर लिख दिया. ठीक है. उसको स्क्राइब कर दिया. राइट. फिर उनको ना एक डॉक्यूमेंट के तौर पर रखा गया और वहां की लाइब्रेरी में काफी पुराने हमें डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे पढ़ करके वहां की हिस्ट्री का हमें पता चला, यानी कि रोमन एम्पायर की हिस्ट्री का पता चला. अब हम बात करते हैं किसकी? कल्चर की. So the culture diversity was reflected in the many ways. It could be shown in the vast diversity. देखो क्या कह रहा है, कल्चर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होती थी. मतलब कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी का कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग रिलीजन के बेस पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले. ठीक है. अलग अलग उनके देवी देवता होते थे, गॉड गॉडेस होते थे, उनकी लोकल डिटीज होती थी. राइट. तो culture diversity was reflected in the many ways. It could be shown in the vast diversity of the religion, cult and the local deities. स्टाइल ऑफ ड्रेस. तो अगर वो अलग अलग तरह के लोग हैं तो उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, पहनावा होता है, वो भी अलग तरीके का होगा.
फूड आइटम भी अलग तरीके के होंगे, उनका जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं परफॉर्म करने की, फेस्टिवल को परफॉर्म करने की, वो भी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो पैटर्न, सेटलमेंट एंड द लैंग्वेज लाइक, अब लोग अलग अलग होंगे तो अलग अलग लैंग्वेजेस को स्पीक करेंगे, लेकिन इतने बड़े एम्पायर में लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, यहां देखिएगा, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका। एरामाइक जो लैंग्वेज थी जिसमें कि सम्राट अशोक के काफी इंस्क्रिप्शंस मिले हमें, ठीक है, तो ये वही एरामाइक है जो कि रोमन एम्पायर में नियर ईस्ट यानी कि ईस्ट के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी, ईस्टर्न साइड में, और कॉप्टिक जो है वो इजिप्ट में बोली जाती थी, प्यूनिक एंड द बेर्बर इन द नॉर्थ अफ्रीका, तो ये लैंग्वेज प्यूनिक और बेर्बर जो है वो नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी, एंड साल्टिक जो है वो स्पेन में बोली जाती थी। इसको ध्यान रखना, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, ठीक है। और कॉप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ द, अब ये जो बाइबल लिखी गई थी जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो वो कॉप्टिक लैंग्वेज में ही किया गया था, जिसको कि रीडर ने पढ़ा और बाइबल के बारे में समझा। क्लियर बच्चा, मिड द 3rd सेंचुरी, और इसको ट्रांसलेट कब किया गया बाइबल को, कॉप्टिक लैंग्वेज में मिड 3rd सेंचुरी में इसको वो किया गया, ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन की, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन कब होगा, जब लोगों के पास में कोई व्यापार होगा, कोई ट्रेड होगा। अब ट्रेडिंग के बेस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कौन सी चीज कहां से कौन सी चीज अपनी कंट्री से बाहर जानी है तो एक्सपोर्ट कहते थे, जो कंट्री में जो चीज हमारी कंट्री में नहीं है उसको इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन डिमांड थी इसलिए बाहर से उनको इंपोर्ट करवाया जाता था। अब यहां देखना इकोनॉमिक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हार्बर्स, क्वेरीज, माइंस, बिग यार्ड एंड द ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज ये होती थी जिनके बिहार पर इनमें जो चीजें बनाई जाती थी वो बाहर एक्सपोर्ट की जाती थी। कौन कौन सी चीजें बनाई जाती थी, ये थी। अब देखो जहां पर हार्बर होगा, हार्बर क्या होता है बच्चे, सी पोर्ट होता है, ठीक है, हार्बर क्या होता है, सी पोर्ट होता है। अब आप मान लीजिए जैसे मुंबई है, कोस्टल एरिया है, ठीक है, अब मुंबई में काफी सी पोर्ट है, ठीक है, अब वो मुंबई में सी पोर्ट है तो वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, तो मुंबई गवर्नमेंट को क्या होगा, मुंबई गवर्नमेंट को पहले टैक्स देना होगा। अगर कोई सामान इंपोर्ट हो रहा है, कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, ठीक है, पैसा आएगा तो धीरे धीरे रिच होती चली जाएगी। तो यहां पर हार्बर्स की वजह से, क्वेरीज की वजह से, माइंस की वजह से ब्रिकयार्ड होते हैं जहां पर ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं, और ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, ये देखिए ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज इस तरीके होती थी। ये जो ऑयल देख रहे हो ना, ये ऑलिव ऑयल है और इस तरीके से इसका प्रोसेस था बनाने का। और यहां पर आप ब्रिकयार्ड देख रहे हैं जहां पर ईंटें बनाई जाती थी। क्लियर है। नाउ अब क्या करते हैं, ट्रेडेड द कमोडिटीज। अब व्हीट जो ट्रेडेड होता था, ठीक है, वो व्हीट, वाइन, ऑलिव ऑयल एटसेट्रा, जो बाहर इनका ट्रेड ज्यादा होता था। अब जैसे मान लीजिए किसी जैसे आप बेबीलोनिया लगा लीजिए या उर जो मेसोपोटामिया की सिटी थी, ठीक है, तो वहां पर ना व्हीट बहुत ज्यादा होता था। अब जो सरप्लस जो ग्रेन होगा वो एक्सपोर्ट किया जाएगा बाहर की कंट्री में, यानी कि अगर हमारी कंट्री में कोई चीज बल्क में हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्री में लेकर। हमारी कंट्री से क्या होगा, बाहर की कंट्री में हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जो व्हीट होते हैं, अगर किसी रोमन एम्पायर के किसी भी स्टेट में अगर व्हीट ज्यादा हो रहा है तो ये उसको एक्सपोर्ट करते थे, और अगर वहां पर व्हीट नहीं होता था तो उनको इंपोर्ट करवाते थे। तो इस तरीके से वाइन और व्हीट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराया जाता, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, रीजनल कंपटीशन। रीजनल कंपटीशन का मतलब होता है रीजन जो एरिया होता है उसी में ही लोगों में कंपटीशन होता था कि कौन कितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो स्पेनिश प्रोड्यूसर्स द सक्सीडेड इन द कैप्चरिंग द ऑलिव ऑयल मार्केट फ्रॉम द इटालियन एंटरप्राइजेस। देखो, स्पेनिश प्रोड्यूसर द सक्सीडेड इन द कैप्चर दैट ऑलिव ऑयल। अभी जो स्पेन होता था ना, ये क्या करता था, ऑलिव ऑयल की मार्केट को कैप्चर करता था। मतलब यहां पर ऑलिव ऑयल ज्यादा बनता था। अब जो चीज जहां पर ज्यादा बनेगी और फाइन क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी बनेगी, तो लोग उसकी डिमांड करेंगे। तो ये स्पेन क्या करता था, उस डिमांड को पूरा करता था, ठीक है, फ्रॉम द इटालियन। और ये कहां से करता था, इटालियन एंटरप्राइजेस से ऑलिव ऑयल को मंगवाता था, ठीक है। स्पेनिश ऑलिव ऑयल वॉज बेटर एंड ये जो स्पेनिश में ऑलिव ऑयल बनाया जाता था, ठीक है, ये स्पेनिश ऑलिव ऑयल होता था, वॉज द बेटर एंड चीपर देन द इटालियन। एक तो होता था इटली में भी तो इटालियन जो ऑलिव ऑयल होता था, उसके कंपैरेटिवली ये जो स्पेनिश में ऑलिव ऑयल बनाया जाता था ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता था। और लोग इसकी ये जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल होता है इसकी डिमांड किया करते थे, और इसी की डिमांड ज्यादा थी कंपैरेटिव टू इटालियन ऑलिव ऑयल के। सिसिली एंड द Byzantium फॉर एक्सपोर्ट द क्वालिटी, ठीक है।
ये जो है सिसिली है और बेंजाजियम है फॉर द एक्सपोर्ट द क्वालिटी वीट टू रोम। तो इनके वहां पर ना वीट ज्यादा होता था, सिसिली में, बाइजेंटाइन में, इनमें वीट ज्यादा होता था, ठीक है। और ये वीट को एक्सपोर्ट किया करती थी कहां पर, रोम में, राइट। स्पेन फॉर ऑलिव ऑयल, ठीक है। और स्पेन में क्या किया करती थी, ऑलिव ऑयल को एक्सपोर्ट किया करती थी, ठीक है। और गैलीली एंड द फायम वर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल। और यहां पर गैलीली और जो फायम थे, यहां पर डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से, क्यों होती वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, क्योंकि वहां की सॉइल थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, लोग एग्रीकल्चर वहां पर करते थे, इसकी वजह से वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और इस तरह से वो अपने आप को सर्वाइव करते। क्लियर हो गया नाउ। और इसी तरह से ये इकोनॉमिकल एक्सपेंशन होता था। देखो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड जहां पर होगा वो बढ़ेगा भी, चीजें बल्क में प्रोड्यूस होंगी, तो बाहर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो जो चीज हमारे पास ज्यादा है उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, बाकी की जो हमारे पास चीजें नहीं है या कम है उसको इंपोर्ट कराया जाएगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक एक्सपेंशन बढ़ता है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं किसकी, टेक्नोलॉजी की। In the ancient world, in the first second century, they used the diversified application. In the ancient world, in the first and the second century, तो ancient world की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ancient world में क्या था कि first और second century में they used to diversify the applications, right? So they use the water power, the technology. तो उनमें कुछ मतलब अब अलग अलग देखो ना किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। अब चीजें मशीनों की तरफ, यानी कि धीरे धीरे छोटी छोटी मशीनें बनने लगेगी, मतलब कि जो काम बहुत मतलब पर्सन को इंक्लूड करके किया जाता था, अब उन्हीं कामों को थोड़े पर्सन में वो कराया जाएगा, मतलब कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा, ठीक है। सो दे यूज द पावर, वाटर पावर टेक्नोलॉजी, दे यूज द हाइड्रोलिक माइनिंग, द टेक्नोलॉजी हाइड्रोलिक माइनिंग, जहां पर ये जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोड्यूस होती है, तो जहां पर पानी बहुत ज्यादा होगा, उसका फ्लो बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेल ऑर्गेनाइज द कमर्शियल एंड द बैंकिंग नेटवर्क। अब लोगों के पास, ठीक है, टेक्नोलॉजी आगे, टेक्नोलॉजी के बेस पर क्या बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो लोगों के पास क्या आएगा, मनी आएगा, पैसा रखने के लिए उनको बैंक वगैरह भी चाहिए होंगे, तो बैंक वगैरह का भी जो है एस्टैब्लिशमेंट होने लगा, कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ने लगेंगी। नेटवर्क इंडिकेटेड द सॉफ्टिकेटेड द फीचर्स, और नेटवर्क बढ़ेगा, यानी कि एक कंट्री का दूसरी तीसरी कंट्री के साथ में इस तरीके से नेटवर्क बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चलते इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा। और इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज आने की वजह से अलग अलग देशों के साथ उनके क्या हो जाएंगे, रिलेशंस बढ़ जाएंगे। अब आता है स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम में बात करते हैं। स्लेवरी वॉज एंड द इंस्टीट्यूशन इन द बोथ इन द मेडिटेरेनियन एंड द नियर द ईस्ट। स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, ये एक ऐसा हब था। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एक तरह जहां पर वो चीजें पाई जाती हैं, राइट। तो स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन द बोथ इन द मेडिटेरेनियन एंड द नियर द ईस्ट। तो इन इलाकों में स्लेवरी सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलन में था। इन द 4th century, Christianity was the state religion, but it did not belong to this institution. लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, 4th century में Christianity was the state religion. अब ये जो क्रिश्चियनिटी थी ये क्या था, एक तरह का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया कि अब पूरे स्टेट में, ठीक है, पूरे स्टेट में क्या होगा, एक तरह का रिलीजन फॉलो किया जाएगा। पहले तो लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले, इसीलिए डाइवर्सिटी थी ना, किसी तरह पे कोई किसी की बाउंडेशन नहीं थी, लोग अपने अपने तरीके से अपने धर्म की वो कर रहे थे, अपने धर्म की जो भी उनकी रिलीजन एक्टिविटीज होती हैं वो किया करते थे। लेकिन ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर करने के बाद सबको वही मानना पड़ेगा जो उन्होंने एक बार डिक्लेयर कर दिया। तो क्रिश्चियनिटी को क्या कर दिया, ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। Slaves were an investment in the Italy. There were the 3 million slaves out of the 7.5 million population. इतनी पॉपुलेशन 7.5 मिलियन पॉपुलेशन में से कितना बताया गया, 3 मिलियन के करीब करीब स्लेव्स थे। इतनी पॉपुलेशन थी, इतनी पुअर्टी थी, इतनी गरीबी थी कि लोग बस जो है वो कोई भी काम करने के लिए तैयार थे। और ऐसा भी माना जाता था कि ये जो पेरेंट्स होते हैं, जब इनके बच्चे होते थे तो पैसों के लिए, भूख को मिटाने के लिए अपने बच्चे तो को मार्केट में सेल कर दिया करते थे। तो ओपन सेल परचेजिंग होती थी, जैसे ओपन मार्केट होती है ना, डेली कमोडिटीज जो हम चीजें खरीदते हैं बेचते हैं, तो डेली कमोडिटीज की तरह से स्लेव्स को भी परचेज और सेल किया जाता था। तो इस तरह के उनकी बहुत ही ज्यादा पुअर्टी की वजह से बहुत ज्यादा उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई थी।
ट्रीटमेंट ऑफ द स्लेव, किस तरह से इनके स्लेव्स के साथ ट्रीट किया जाता था, ठीक है, इनके साथ बिहेव किया जाता था। द रोमन अपर क्लासेस वर ऑफन द क्रूअल बट ऑर्डिनरी पीपल मोर। अब ये जो रोमन अपर क्लास यानी कि रोमन एम्पायर में जो अपर क्लास के लोग थे, जो रिच फैमिली के लोग थे, वो इनके साथ बहुत ही क्रूअलिटी से बिहेव करते थे, बहुत ही ज्यादा क्रूअल बिहेव था उनका, दया नहीं आती थी इनको स्लेव्स वगैरह पर। बट ऑर्डिनरी पीपल वर कंपनसेट, लेकिन जो उनके ऑर्डिनरी साधारण लोग थे, इनको बेचारों को दया आ जाती थी स्लेव्स के ऊपर। एंड द सिंपैथी टुवर्ड्स द स्लेव्स कंपेयर्ड देन देम, और उनके लिए थोड़ी सी दया आती थी, उनको कभी हेल्प भी कर दिया करते थे। One indicate occurred in the king, the Narrows regime, when one slave murdered his master, ठीक है, when one slave murdered his master, ancient the custom। तो कई बार ऐसा भी होता था कि पनिशमेंट देने की वजह से वो मारा भी जाता था, तो लोग क्या करते थे, उनका इकट्ठा होकर ना एक तरह से ना उनको प्रोटेस्ट किया करते। प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनके मन में उस स्लेव्स को लेकर सिंपैथी थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वाकई में स्लेव्स की जो हालत थी बहुत ज्यादा बुरी थी। Custom acquired that every slave that the house must be executed, but crowd gather and the saved innocent slave। तो क्या होता था, छोटी सी गलती पर भी उनको क्या करते थे, बहुत मारा पीटा जाता था, कई बार तो उनको फांसी पर लटका दिया जाता था। लेकिन अगर कोई इनोसेंट होता था, अगर कोई जो है वो दोषी नहीं पाया जाता था, तो लोग उनकी हेल्प भी करते थे, उसके लिए आवाज उठाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उनको स्लेव कर लिया करते थे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने किसका देखा, स्लेव्स का देखा। डिक्लाइन इन द सप्लाई ऑफ द स्लेव, किस तरह से ये जो स्लेव्स की सप्लाई होती थी उसको रोका गया, उसको कम किया गया। द फर्स्ट सेंचुरी द सप्लाई ऑफ द स्लेव डिक्लाइन ड्यू टू द लेस वॉरफेयर, ठीक है। तो वॉरफेयर जो होते थे, युद्ध वगैरह होते थे, वो बहुत ही कम होते थे, ठीक है। सो आफ्टर दैट द शॉर्टेज ऑफ द स्लेव्स कुड बी अकम्प्लिश्ड बाय द स्लेव्स ब्रीडिंग एंड वेज द लेबर। अब देखो, आपने वो मूवी देखी होगी कौन सी, ये जो आपकी थी अभी आई थी ना पुष्पा के साथ, और कौन सी मूवी आई थी, वहां पर एक पूरा का पूरा बड़ा एम्पायर क्रिएट किया हुआ था ना, और वहां पर स्लेव्स को उनकी खदानों में रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। तो इसी तरीके से वॉरफेयर शॉर्टेज, तो जब वॉरफेयर ही कम होगी, एक राजा दूसरे के साथ लड़ेगा ही नहीं, तो ऐसा होता था कि कोई राजा ने किसी राजा पर अटैक करके, दूसरे राज्य पर अटैक करके उसके सारी जनता, उसका सारा राज्य उसके अंडर में ले लिया करते थे, लोगों को स्लेव बनाकर अपने घरों में, अपने खेतों में, अपने राज्य में काम करवाया करते थे। लेकिन फर्स्ट 2 सेंचुरी में तो ऐसा हुआ ही नहीं ना, चीजें जो है वो स्मूथ तरीके से चल रही थी। ये चीजें तो बाद में हुई ना, कि स्लेव्स को किस तरह से सप्लाई किया जाता था, ठीक है, और उनको मजबूर किया जाता था कि अगर कोई स्लेव है तो वो बच्चे पैदा करे और उनको भी उनके ही कामों में एज अ स्लेव जो है वो करवाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से उनको मजबूर किया जाता था। फ्रीडमैन वेजेस लेबर वर चीप एंड द डिस्पेंसेबल। तो वेजेस लेबर वर द चीप, तो बहुत ही कम प्राइस पर उनसे काम करवाया जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था काम के पैसे भी नहीं देते, अगर उसने आवाज उठाई तो उनको मारा पीटा भी जाता था, ठीक है। और उसके बाद बाय प्रोवाइडिंग द फ्री लेबर स्लेव्स हैड बीन सेंट फ्री बाय देयर मास्टर। तो कई बार ऐसा होता था कि फ्री में वो लोग उनको ऑर्डर कर देते थे कि तुम्हें वहां जाकर काम करना है, बेचारे अगर नहीं मना करते तो उनको पनिश किया जाता था। इस तरीके से वो पूरी तरीके से अपने मास्टर पर ही डिपेंड करते थे। स्लेव्स द फ्रीडमैन वर द एक्सटेंसिवली यूज्ड एज द बिजनेस मैसेंजर। फिर बाद में धीरे धीरे जब इसकी जो डिक्लाइनेशन हो गई थी, स्लेव्स को सप्लाई करना बंद कर दिया था, तो एक तरीके से ना मास्टर के बहुत काम आते थे। बिजनेस के मैसेज को कन्वे करने के लिए मास्टर्स को यूज किया करते थे कि भाई मेरा मैसेज वहां तक कन्वे करके आना है दूसरे बिजनेस पर्सन के पास में। तो इस तरह से स्लेव्स की धीरे धीरे हालत जो थी वो ठीक होने लगी, बट बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। सोशल हायरार्की, तो अपर क्लास, सीनेटर एंड द इक्वेटर, ठीक है। तो सोशल क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे सोशल हायरार्की में, तो सबसे पहले ये जो अपर क्लास में कौन कौन आते हैं, सीनेटर्स आते हैं और इक्वेटर्स आते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मिडिल क्लास में कौन कौन आएंगे, मिडिल क्लास में ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, जो कि राजा का क्या करते थे, मैसेंजर का काम किया करते थे, मिलिट्री होते थे, ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, रिच मर्चेंट्स होते थे, ये सेकेंड कैटेगरी में आते थे, मिडिल कैटेगरी में। लोअर क्लास में कौन आते थे, लेबर्स, आर्टिशंस, स्मॉल फार्मर्स और द स्लेव्स, ये आते थे, ठीक है। तो अब करते हैं लेट एंटीक्विटी में रोमन एम्पायर। तो लेट एंटीक्विटी में रोमन एम्पायर में पढ़ेंगे कि अर्ली रोमन एम्पायर जो होगा 27 बीसी से 284 एडी तक, और लेट रोमन एम्पायर होगा 284 एडी ऑनवर्ड से, ये लेट वाला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर और द ईस्टर्न रोमन एम्पायर।
ये 2 हमने कर लिए थे, फिर थर्ड क्राइसिस भी हमने कर लिया था, राइट। चलिए लेट एंटीक्विटी में क्या पढ़ेंगे? लेट एंटीक्विटी में दिस स्टार्ट विद द रीजन द डाइक्लोटेरियन in the 284 Diocletian the abandoned many territories which had the little static importance. His the reason saw the rise of the regional power and the empire split into the 3 parts. अब देखो जब राजा रूल करेगा तो वो डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरह से अपनी डेवलपमेंट करेगा। जहां अच्छी डेवलपमेंट होगी वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी और वहां पर ट्रेडिंग भी ज्यादा ही होगा, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होने लगेगी, राइट। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, कॉन्स्टेंटाइन कौन था? जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक तरह से अपना ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था। तो हिज रीजन लेटेस्ट द 306 से लेकर 337 तक इनका रीजन माना जाता है। ही इंट्रोड्यूस द न्यू डोमिनेशन ऑफ द मॉनेटरी कॉल्ड द सॉलिडस। उन्होंने एक नया जो है गोल्ड कॉइन चलाया जिसको सॉलिडस कहा जाता है। और ये सॉलिडस ऐसा कॉइन था जिसमें 4.5 ग्राम जो है वो प्योर गोल्ड होता था। जैसे 10 ग्राम का एक तोला होता है ना, उसमें 4.5 जो है वो प्योर गोल्ड होता था। इस तरह के कॉइन्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्रिएटेड अ सेकेंड कैपिटल एंड द Constantinople, modern the Istanbul in the Turkey, surrounded on the 3 sides by the sea. तो ये एक ऐसे राजा थे जो कि एक बहुत ही ग्रेट रूलर कहे जा सकते हैं। और इन्होंने ही कॉन्स्टेंटिनोपोल ने ही क्या किया था? क्रिश्चियनिटी को एक तरह से ऑफिशियली रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था, राइट। तो कंसीक्वेंसेस ऑफ द ब्यूरिफिकेशन, तो कंसीक्वेंसेस क्या आ जाएंगे इसमें? वेस्टर्न रोमन एम्पायर गॉट द डिसइंटीग्रेशन बाय द सब्सिक्वेंट अटैक द रोम वाज सेक्ट। अब देखो वेस्टर्न एम्पायर में, तो जो रोमन एम्पायर के वेस्टर्न साइड में, तो वेस्टर्न एम्पायर गॉट द डिसइंटीग्रेशन बाय द सब्सिक्वेंट द अटैक। तो बार बार इस पे जर्मनिक ट्राइब तो जी वो अटैक कर रही थी और अटैक करके उसको नुकसान पहुंचा रही थी। तो ये सारा ईस्टर्न पार्ट में हो रहा है। रोम वाज सेक्ड आफ्टर द 800 ईयर्स इन द 410 AD। तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन में हो जाता है, डिक्लाइनेशन की कगार पर आ जाता है। वेस्टर्न रोमन एम्पायर हैड बीन डिस्ट्रॉय बाय द जर्मनिक ट्राइब टिल, और ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर में 476 तक बार बार अटैक होते रहते। पहले पूर्वी तरफ हुए थे, अब ये जो है वेस्टर्न की तरफ होने लगे थे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बात करते हैं तो ये आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, और हम इधर बात करेंगे किसकी? ईस्टर्न रोमन एम्पायर की। तो इट कंटिन्यू द प्रोस्पर्ड एंड द कॉन्स्टेंटिनोपोल अचीव्ड अ एक्सीलेंस। तो कॉन्स्टेंटिनोपोल ने अपनी एक सूझबूझ यहां पर दिखाई, किसकी साइड में? ईस्टर्न साइड में। रीजन ऑफ द जस्टिनियन सॉ द आउटस्टैंडिंग प्रोस्पेरिटी एंड द एक्सपेंशन। उन्होंने अपना लैंड एक्सपेंशन किया कि अब जो है ठीक है इतना बड़ा एम्पायर हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? ज्यादा तो एक्सपेंशन पर ठीक है ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब चीजों को वो धीरे धीरे अपने तरीके से उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इस्लाम, लेकिन इस्लाम के आने पर, और आपको यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म कब आया था? आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इस्लाम इन द अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला में इस्लाम रिलीजन कब आया था? ये आया था 7th सेंचुरी में। द एम्पायर फेस द कंटिन्यूअस अटैक। तो ईरान में क्या हुआ था? ईरान साइड में सबसे पहले वहीं पर आएगा ये जो है इस्लाम धर्म, वहीं पर आएगा। फाइनली द ऑटोमन कैप्चर द सिटी द कॉन्स्टेंटिनोपोल इन 1453। और इस तरह से क्या होता है? कॉन्स्टेंटिनोपोल को कैप्चर कर लिया जाता है और वहां पर इस्लाम धर्म लागू कर दिया जाता है। कब? 1453 में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है बच्चा। ये क्विक रिवीजन था, ठीक है। अगर आपको वीडियो उसमें देखनी है, टॉपिक वाइज देखनी है, अच्छी तरह से समझना है, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा, आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जाने से पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।